प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि 5 नवंबर के बाद से करीब 2 लाख और लोग उत्तरी गाजा से विस्थापित हुए हैं, क्योंकि इजरायली सेना अस्पतालों के आसपास फ़लस्तीनी आतंकवादियों से लड़ रही है, जहां मरीज, नवजात शिशु और चिकित्सक बिना बिजली और जरूरी चीज़ों की किल्लत के बीच फंसे हुए हैं। मानवीय मामलों के समन्वय से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि उत्तर में केवल एक अस्पताल मरीजों को भर्ती करने में समर्थ है, अन्य सभी अस्पताल अब काम करने में सक्षम नहीं है, और इनमें से ज़्यादातर आश्रय गृह के रूप में संचालित हो रहे हैं, जहां पर युद्ध के कारण विस्थापित लोग शरण ले रहे हैं। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल शिफा भी इजरायली सेना ने घेरा है, जहां 36 बच्चों की जान जोखिम में है, क्योंकि वहां इनक्यूबेटर के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। हमास की ओर से अचानक हमले के बाद शुरू हुआ युद्ध अब छठे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। हमास के उग्रवादियों ने हमला करके सैकड़ों नागरिकों को मार दिया था और करीब 240 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए थे। इजराइल ने लगभग 3 सप्ताह तक भारी हवाई हमले किए और इसके बाद उत्तर में सेना और टैंक भेजे। युद्ध में जहां हजारों फ़लस्तीनी नागरिकों को जान गंवानी पड़ी, वहीं इससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई। इजराइल ने नागरिकों से उत्तर में गाजा शहर और आसपास के इलाकों को खाली करने का अनुरोध किया है, लेकिन सेना से घिरे क्षेत्र का दक्षिणी हिस्सा भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। इजराइल उत्तर से दक्षिण तक लगातार हवाई हमले करता है। इजराइल कहता है कि वो आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन इसमें अक्सर महिलाओं और बच्चों की मौत होती है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की ओर से दक्षिण में संचालित आश्रय गृहों में लोगों की बहुत अधिक भीड़ है। आश्रय गृहों में लोगों की भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि औसतन 160 लोगों के इस्तेमाल के लिए केवल एक शौचालय है। कुल मिलाकर करीब 15 लाख फ़िलिस्तीनी अपना घर छोड़ चुके हैं, और यह संख्या गाजा की कुल आबादी की करीब 2/3 है। लोगों को रोटी और पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है। नल से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि पानी की आपूर्ति करने वाले पंप और शोधन संयंत्रों के लिए बिजली या अन्य ईंधन उपलब्ध नहीं है। इजराइल ने युद्ध की शुरुआत के बाद में करते हुए ईंधन आयात पर रोक लगा दी थी कि हमास इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा। फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, जो दक्षिण में स्कूलों और अन्य सुविधाओं में शरण लिए हुए थे, 6 लाख से अधिक लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए जूझ रही है, ने कहा है कि बुधवार तक उसका ईंधन खत्म हो सकता है। एजेंसी ने कहा है कि इस ईंधन खत्म होने पर उसे अधिकांश सहायता अभियान रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एजेंसी ने कहा कि वह मिस्र के राफा क्रॉसिंग के माध्यम से भोजन और दवा की सीमित आपूर्ति जारी रखने में असमर्थ है। इजरायली सेना क्षेत्र के मुख्य शहर गाजा सिटी के केंद्र में फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों से लड़ रही है। वहीं दोनों पक्ष अस्पतालों की दुर्दशा का अपने अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। शिफा में नवजात शिशुओं को गर्म रखने की कोशिश कर रहे चिकित्सकों की तस्वीरें व्यापक रूप से प्रसारित हुई। इसराइल ने हमास पर अस्पतालों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसराइल ने कोई दृश्य साक्ष्य प्रदान किए बिना आरोप लगाया कि हमास ने शिफा अस्पताल और उसके नीचे अपना मुख्य कमांड सेंटर स्थापित किया है, लेकिन शिफा अस्पताल के कर्मचारी और हमास दोनों ने इजरायली आरोपों से इनकार किया है। इजरायली सेना ने सोमवार को बच्चों के एक अस्पताल का फुटेज जारी किया, जहां सप्ताहांत के दौरान सैनिकों ने प्रवेश किया था। इस फुटेज में हत्यारों को दिखाया गया है। कहा गया है कि इस अस्पताल के तहखाने में स्थित कमरों से बरामद किया गया है। इसराइल का मानना है कि इन कमरों में उग्रवादियों ने बंधक बनाए गए लोगों को रखा था। हमास शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को खारिज करते हुए अपने बयान में कहा कि वीडियो में दिखाया गया तहखाना अस्पताल का हिस्सा था और इसे विस्थापित लोगों के लिए आश्रय स्थल में बदल दिया गया था। बयान में कहा गया कि बंदूक की नोक पर अस्पताल को जबरदस्ती खाली करा लिया गया। उन्होंने विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति या कथित बंधकों को हिरासत में नहीं लिया। हमास ने इस बात से इनकार किया कि यह अस्पताल उस सुरंग से संबंधित था जिसे इजरायली सेना ने इसके पास में खोजा था। इस बीच शिफा अस्पताल के आसपास सोमवार को गोलाबारी और विस्फोट हुए, जिसे इजरायली सैनिकों ने सप्ताहांत में घेर लिया था। पिछले कुछ दिनों में हजारों लोगों ने अस्पताल से भागकर दक्षिणी गाजा पट्टी की ओर रुख किया है, जिनमें बड़ी संख्या में विस्थापित लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने वहां समय लगी थी। कई हफ्तों से आपूर्ति की कमी से जूझ रहे शिफा अस्पताल के स्टाफ ने एनेस्थीसिया के बिना और एंटीसेप्टिक के रूप में विनेगर का इस्तेमाल करते हुए युद्ध के घायलों की सर्जरी की है। सप्ताहांत में सामूहिक पलायन के बाद करीब 650 मरीज और 500 कर्मचारी अस्पताल में रह गए हैं और अस्पताल अब काम नहीं कर सकता। लगभग 2500 विस्थापित फ़लस्तीनी थोड़े से भोजन और पानी के साथ अंदर शरण लिए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शनिवार को उसके आपातकालीन जनरेटर का ईंधन खत्म हो जाने के बाद से 3 शिशुओं सहित 32 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कहा गया कि 36 शिशुओं के साथ साथ अन्य मरीजों की जान भी जोखिम में है, क्योंकि जीवन रक्षक उपकरण काम नहीं कर सकते हैं। अब हम भारत और ब्रिटेन के बारे में बात करें। भारत ने ब्रिटेन के अधिकारियों से उन संदिग्धों के खिलाफ सबूत मांगे हैं जो 19 मार्च को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुई हिंसा में शामिल थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी
के तहत एक अनुरोध किया कि संधि के तहत एनआईए ने ब्रिटिश अधिकारियों से हमले में शामिल खालिस्तानी समर्थकों और उनके आकाओं के विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए कहा है। इस संबंधित घटनाक्रम में एनआईए ने एक अलग प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें 2 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास को निशाना बनाने वालों को अमेरिका से विवरण मांगा गया है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि यूके का दौरा करने और कई सबूत इकट्ठा करने के बाद एनआईए को 19 मार्च की हिंसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। एक सूत्र ने कहा है कि मामले से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए MLAT के तहत 24 प्रश्नों का एक सेट भेजा गया है, जिसमें विरोध के आयोजकों, उनकी साख, उनकी अनुमति के बारे में पूछा गया है। MLAT के तहत कोई भी देश किसी आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने दूसरे देश से संपर्क कर सकता है। अप्रैल में गृह मंत्रालय ने एनआईए को लंदन विरोध प्रदर्शन के संबंध में नया मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया था, क्योंकि प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान की ISI से जुड़े आतंकी लिंक की ओर इशारा किया गया था। मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को, जिसने यूपीए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जांच एनआईए को सौंपने की भी निर्देश दिया था। मई में एनआईए की ये टीम ने यूके का दौरा किया और सीसीटीवी फुटेज सहित महत्वपूर्ण सबूत एकत्रित किए। भारत लौटने से कुछ दिन बाद उन्होंने हिंसा के 5 वीडियो जारी किए और आम जनता से उन संदिग्धों की पहचान करने में मदद करने के लिए कहा, जिन्होंने उच्चायोग में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी के जवाब में 1050 से अधिक कॉल प्राप्त हुई है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि रिसर्च एजेंसी विंग ने भी संदिग्धों की पहचान करने में एनआईए की जांच टीम की मदद की है। एक अधिकारी ने कहा, एनआईए ने 15 हमलावरों की पहचान की है, उनमें से कुछ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उच्चायोग में सहायक कर्मी को कल्याण अधिकारी और शिकायतकर्ता किरण कुमार बसंत भोसले ने एफआईआर में 3 व्यक्तियों अवतार सिंह खांडा, गुरचरण सिंह और जसवीर सिंह के नामों का उल्लेख किया है। अधिकारी ने कहा कि खांडा की जून में बर्मिंघम में मृत्यु हो गई थी। एनआईए ने वारिस पंजाब लीग के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके 9 सहयोगियों से पिटने की घटना के संबंध में असम की डिब्रूगढ़ जेल में पूछताछ की है, जब यह पाया गया कि वे खांडा के संपर्क में थे। इस बीच सैन फ्रांसिस्को में विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में एनआईए की एक टीम ने अगस्त में अमेरिका का दौरा किया था। इसके बाद अधिकारी ने बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ हमलावरों की पहचान की है, उनमें से कुछ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर खोला है। हम MLAT के लिए प्रश्न तैयार कर रहे हैं। आइए अब हम भारत के बारे में बात करें। देश भर में 12 नवंबर को दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दिवाली और धनतेरस के दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की। दिवाली उत्सव में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ। वोकल फॉर लोकल आंदोलन की गूंज के कारण चीन को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने बताया कि भारत में दिवाली सीजन में खुदरा व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जो कुल 3.75 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है। यह स्वदेशी उत्पादों की ओर से एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है। गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह अभी बाकी हैं। ऐसे में 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यापार का अनुमान है। इस त्योहारी सीजन का एक महत्वपूर्ण तत्व चीनी सामानों के पिछले गढ़ की जगह भारतीय निर्मित उत्पादों पर अधिक निर्भरता थी। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतरिया, महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक संयुक्त बयान में कहा, चीनी वस्तुओं को 1 लाख करोड़ से अधिक के व्यापार का नुकसान हुआ है। पिछले वर्षों में चीनी उत्पादों ने दिल्ली त्योहारों के लगभग 70% बाजार पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस वर्ष दिवाली को स्थानीय लोगों के लिए वोकल बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अच्छी रही और इसे व्यापारी और उपभोक्ताओं दोनों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार और कार्यान्वित किया गया। इस संदर्भ में कैट अभियान वोकल फॉर लोकल को उपभोक्ताओं से व्यापक समर्थन मिला। कुल व्यापार मूल्य में लगभग 13% ने भोजन और किराने की वस्तुओं में योगदान दिया, 9% ने आभूषण में, 12% ने कपड़ा और परिधानों में योगदान दिया। छोटे प्रतिशत को सूखे फल, मिठाई, घर की सजावट, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और बर्तन सहित विभिन्न श्रेणियों में वितरित किया गया है। शेष 20% में ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, खिलौने और अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय शामिल था, जिससे त्योहारी अवधि के दौरान पैकिंग क्षेत्र में व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भरतरिया और खंडेलवाल ने एक जिला, एक उत्पाद और स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं में निवेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन के स्पष्ट प्रभाव पर जोर दिया। इस आह्वान का पूरे देश में गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे दूर दराज के इलाकों में स्थानीय निर्माताओं, कारीगरों, कलाकारों को लाभ हुआ, जिससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की एक शानदार तस्वीर प्रदर्शित हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते कल आपको नई खबरों के साथ। धन्यवाद।